सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के समस्त मुनि संघ की। गर्मी का समय था, सूरज 5:30 पौने 6 बजे ही ऐसा लग रहा है जैसे 9 बज रहे हैं। उस स्थिति में घर के अंदर 2 पुत्र आराम से सो रहे हैं। सोते 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 गर्मी के दिनों में 10:30 दिन का बज गया। बच्चा अभी सो रहा है और 2 बच्चे हैं, दोनों सो रहे हैं। बच्चे होते, छोटे होते, सो रहे होते तो फिर भी कोई बात नहीं थी, लेकिन जब जवान बच्चा गर्मी के दिनों में सुबह 10 बजे तक सो रहा हो, सो कर के उठ कर के सीधे पोहा चाहिए, मुंह भी नहीं धोना। बेड टी मैन होते हैं ना, सो के उठेंगे, पहले चाय पिएंगे, पोहा खाएंगे, उसके बाद दातुन और मंजन करेंगे। ऐसे कुछ पुत्र आपके घरों में भी होंगे। सुबह सुबह 10 से पहले हमारा लड़का नहीं उठता महाराज, हमारी लड़की 9:30 से पहले घर के अंदर नहीं उठती। माँ कहती है क्या करेगी इतना जल्दी उठ करके, कोई काम है ही नहीं, क्योंकि माता पिता ने बच्चों को कोई लक्ष्य दिया ही नहीं। अब 8 बजे सुबह उठ गई लड़की तो माँ कह रही बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई, अभी और सो लो। हाँ माँ तुम ठीक कहती हो, मैं थोड़ी देर और सो लेती हूँ। दोबारा सोई तो सीधे 9:30 पे। इस मई की गर्मी में 9:30 पौने 10 बजे तक सोते हुए बच्चे भी सारी दुनिया के परिवारों में मिल जाएंगे। यही बच्चे जो सुबह 10 बजे सो कर के उठे हैं, ये बच्चे दोपहर में 1:30 बजे फिर सोएंगे और उठेंगे सीधे 4:30 पौने 5 बजे। पौने 5 बजे उठेंगे, मम्मी से 200 का नोट लेंगे और घमंडी की एक लस्सी बुलवाएंगे, आराम से बैठ कर के पिएंगे। ऐसे बच्चे आपके परिवार में होंगे। उसके बाद ये बच्चे शाम का खाना घर में बनाएंगे नहीं, कोई हेल्प नहीं करना है। क्या है, घर के सामने कचौड़ी वाला आता है, उस कचौड़ी वाले से 2 कचौड़ी ले लो और मम्मी के हाथ के 2 पराठे ले लो, आराम से बैठ कर के खा लो, फ्रिज का 1 बिस्लरी का पानी पी लो और शाम गुजर गई, रात आई। रात में क्या है,
अभी धुरंधर लगी है महाराज, तो फिर क्या करेंगे? रात को 9 बजे बच्चे जाएंगे और बिना गाड़ी के जाएंगे। ऐसा नहीं कि गाड़ी लेके जाएंगे ना, रात को 9 बजे निकलेंगे, टहलते 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 टॉकीज तक जाएंगे, जाकर के मूवी देखेंगे। मूवी देखने के बाद लौट करके घर में रात को 1:30 बजे आएंगे। उसके बाद पानी पिएंगे, मन पड़ेगा तो एक कॉफ़ी और पिएंगे। उसके बाद सोएंगे तो सुबह कितने बजे उठेंगे? 10:30 बजे उठ रहे हैं। बड़े घर के बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन बच्चों में इस तरीके के माता पिता ने या तो संस्कार दिए होंगे या घर के अंदर का वातावरण ऐसा बना करके रखा होगा। हम लोग साधु बनने के बाद का एक संस्मरण है। बैठे थे बाहर नेमावर में, आचार्य महाराज अपने कमरे में बैठे थे। उनका बाहर निकलने का टाइम नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि गुरुजी बाहर निकलेंगे। और बैठ करके 15, 20, 25 पुरुष और महिलाओं को बैठा करके कोई कहानी सुना रहा था। मैं कहानी सुना रहा था। आचार्य जी ने उम्मीद ही नहीं थी कि गुरुजी बाहर निकलेंगे। हमको पता था कि आचार्य जी अपने कमरे के अंदर ही हैं, कमरे के अंदर ही रहेंगे। और आचार्य जी अचानक बाहर निकले। मैं तख्त पे बैठा था और 20-25 पुरुष, 15-20 महिलाएं बैठी थीं, 2-4-10 बच्चियां भी बैठी होंगी। पूरे अच्छे जोश खरोश से मैं एक कहानी सुना रहा था। कहानी सुनाते में आचार्य जी बाहर निकले, ऐसा पीछे से देखा, ऐसा करते हैं, बगल वाले से पूछते हैं कौन बैठा है वहाँ पे? विनम्र सागर जी महाराज बैठे हैं। कौन? विनम्र। ऐसा देखे, कमरे के अंदर चले गए। जाने के बाद उनको 2 मिनट बाद लगा कि अभी मौका है, इसको दे देना चाहिए अच्छे से। तो कमंडल उठाए और जंगल जाने के बहाने मेरे सामने आकर के, सामने से निकल करके और ऐसा पलट के देखते हैं और ऐसा सिर हिलाते हैं। अब जब उनने ऐसा सिर हिलाया तो अपन की तो कांप गई। आचार्य जी सिर हिलाए, ऐसा देखे, अच्छा ऐसे हैं। 30 सेकंड के लिए रुके और जंगल चले गए। बस इतना ही उद्बोधन था गुरुजी का। लौट करके आए, आकर के आचार्य जी ने जो मार्मिक उद्बोधन दिया, वह उद्बोधन आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। गुरुजी का ही उद्बोधन है, गुरुजी के दिए ही शब्द हैं। आचार्य जी दोपहर में 2:30 बजे, संडे का दिन था, मंच पर गए और आचार्य जी को निश्चित रूप से मुझे कुछ समझाना था, इसलिए पूरी की पूरी धारा गुरुजी ने, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर रख दी। वैसे भी जब कभी भी महापुरुष कुछ भी बोलते हैं, हर इंसान को लगता है हमारे लिए बोल रहे हैं, तो मुझको भी ऐसा लगता है कि हमारे लिए बोले। मंच में गए, दीप प्रज्वलन हुआ, पाद प्रक्षालन हुआ, 2-4 लोगों ने श्रीफल भेंट किए और आचार्य जी ने उद्बोधन देना शुरू किया। वह जो उद्बोधन देना शुरू किया, वह उद्बोधन आपके सामने रखूंगा, आप देखिएगा कि उसमें आप किस में फिट बैठते हैं। आचार्य जी कहते हैं संसार में 3 तरह के लोग हैं। 3 तरह के लोग हैं। उसमें पहले वे लोग हैं जो अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। अस्तित्व को बचाने में, अस्तित्व को बचाने में आपके घर के अंदर कौन लगा हुआ है? महाराज हमको नहीं पता। हम लोग जब संघ में आए, संघ में आकर के हमने देखा कि आचार्य महाराज, गुरु या पिता या माँ, ऐसे पद में बैठे हुए लोग रहते हैं जो अस्तित्व को बचाने में लगे रहते हैं।
आचार्य जी को देखिएगा, वे क्या कर रहे हैं? अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। आपके घर में जिसने पिता की जवाबदारी उठा ली है, वो व्यक्ति भी अस्तित्व को बचाने में लगा है, माँ भी अस्तित्व को बचाने में लगी है। लेकिन आपका बच्चा जो है वो अस्तित्व को मिटाने में लगा हुआ है। अस्तित्व को मिटाने में क्या लगा है? दुनिया में कहा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड द वाइज। बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपका लड़का सुबह 10:30 बजे तक अपने घर में आराम से चिल एसी के नीचे सो रहा है। आप बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं ये सोच करके कि बड़े घर का लड़का है। यही लड़का ड्रग्स का एडिक्शन में भी फंसा हुआ है। ये बच्चा मांसाहारी भी है, ये बच्चा अल्कोहल एडिक्ट भी है, ये बच्चा सिगरेट भी पीता है। नहीं महाराज नहीं पीता। आपको कैसे पता? आपका बच्चा सिगरेट नहीं पीता, आपको कैसे पता? आपने जब सिगरेट पी कभी भी जीवन में अपने माता पिता के सामने पी क्या? छिपा के पी। छिपा के पीने के बाद जब घर में जाने से पहले भी एक बार क्या किया? बदबू तो नहीं आ रही? दूसरे से पूछा बदबू आ रही क्या मैं मुंह से? आ तो रही है। अरे यार, फिर क्या करें? पेपरमेंट की 4 गोली खा लो। जब आपने चोरी से सिगरेट पी, आपने चोरी से शराब पी, जब आपने चोरी से परिस्त्री गमन किया, जब आपने चोरी से वैश्या गमन किया, जब आपने हर काम अपने माता पिता से छुप करके किया, तो क्या आपका बच्चा आपके सामने करेगा? नहीं करेगा। आपके ज़माने में इन व्यसनों की भी कीमत सस्ती थी, आज इन व्यसनों की कीमत भी बहुत महंगी हो गई है। आप मुस्कुराइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता चले कि आपकी लड़की जो है वो लंबी वाली 70 रुपए की एक सिगरेट आती है। कौन सी आती भाई? पता नहीं है? कुछ नहीं पता है। यहाँ के लोग बहुत सीधे और भोंदे दिखते हैं, है नहीं? पता तो सब है, बोल देंगे तो महाराज पकड़ लेंगे ये पीता होगा। लेकिन गुरु जो है वो अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। आपका जो बच्चा है वो बच्चा अस्तित्व को मिटाने में लगा है कि अस्तित्व को बनाने में लगा है? आप अपने बच्चे को कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, एक बार आप खुद चॉइस करिएगा। आपका जो बच्चा है वो अपने घर के अंदर अपना अस्तित्व बनाने में लगा है कि अपना अस्तित्व मिटाने में लगा है, कि अस्तित्व को बचाने में लगा है? 3 स्थितियां बनेंगी अस्तित्व को लेकर के। आपका बच्चा कौन सी कैटेगरी में आता है? अस्तित्व को मिटाने वालों में। आप खुद बोलते होंगे तुमसे नहीं होगा, तुमने घर बर्बाद कर दिया, इसके हाथ में कुछ भी दो ये गलत कर देता है। आपके लड़के ने MCX का जुआ खेला होगा ना, रमी खेली होगी। IPL में इस बार अभी चल रहा है 24 मई तक, करोड़ों रुपए माता पिता से बिना पूछे लड़के दांव में लगा करके बाहर कर चुके होंगे। फिर बाद में लोग हमारे पास आएंगे, महाराज 50 लाख का कर्जा हो गया, 75 का हो गया, 1 करोड़ का हो गया। क्या हुआ? लड़के को पता ही नहीं चला कब हमारा मोबाइल उठा लिया। मोबाइल उठा करके लड़के ने, वो IPL चलता है महाराज, पता ही नहीं चला, उसने कुछ खेल लिया। हम तो कुछ जानते नहीं है। बहुत ही बोधा हो तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारा लड़का सब जानता है। तो वो जो तुम्हारा लड़का सब कुछ जानता है वो तुम्हारे परिवार के अस्तित्व को बनाने में लगा है कि मिटाने में लगा है? एक बार आप अपने बच्चे को इस तरीके का टैग लगा दीजिए कि हमारा लड़का हमारे घर के अस्तित्व को मिटाने में लगा है। एक बार बोलिए अपने मन में, हाँ महाराज मिटाने में लगा है। आचार्य जी उद्बोधन दे रहे थे, संसार में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहला, अस्तित्व को बचाने में लगा हुआ है, एक अस्तित्व को मिटाने में लगा हुआ है, एक अस्तित्व को बनाने में लगा हुआ है। बनाने में लगा हुआ बच्चा जो है उसको किसी चीज की चिंता नहीं है, क्या कपड़े हैं, कैसा शकल सूरत दिख रही है। जब तक बच्चे का दिमाग शकल सूरत में नहीं जा रहा तब तक बच्चे अस्तित्व को बनाने में लगे। जिस समय तक बेटियां अपने चेहरे को लेकर के अटेंशन नहीं लेती हैं तब तक बच्चियां जबरदस्त पढ़ रही होती हैं। लेकिन एक बार फेशियल अटेंशन आया कि फिर उसके बाद अस्तित्व को बनाने वाली बात खत्म हो जाती है। फिर क्या रहता है? बस कुछ थोड़ा बहुत जो बना है वो बना रहे।
आपका बच्चा, सगा बच्चा है ना, अभी उससे पूछो बेटा शादी कर लो, 32 साल का हो गया बेटी, उससे बोलो शादी कर लो बेटा, अभी नहीं माँ, अभी हमारी उम्र नहीं है। ये बच्ची अपने अस्तित्व को मिटाने में लगी है कि बनाने में लगी है? मिटाने में लगी है। उसमें आपकी बच्ची भी तो शामिल है। तो फिर अपनी बच्ची को महाराज समझा ही नहीं पा रहे हम। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। आचार्य जी को हम सबको समझाना था, मुझे तो लगता है जैसे मुझे ही समझाना था। और आचार्य जी ने कहा कि 10 बजे तक सो कर के उठने वाले, रात को लेट सोने वाले, बैठ करके दिन भर गप्पे हाँकने वाले अस्तित्व को मिटाने में लगे। मुझे लगा आचार्य जी मुझी से कह रहे हैं कि तुम बैठ करके बाहर गप्पे हाँक रहे थे। अब बचपन था, आचार्य जी के पास आए रहे, मुनि बन गए, आचार्य जी के पास हैं, पिता हैं, तो कोई बात की चिंता ही नहीं है। लगा कि अपना भी प्रभाव छोड़ना चाहिए। 25-50 लोगों को समझा दिया तो अपने आप को तुर्रम खां समझने लगे। आचार्य जी ने कहा ऐसे लोग जो आगम ग्रंथों को छोड़ करके बतियाने में लगे रहते हैं, वे अपना अस्तित्व मिटाने में लगे हुए हैं। अब ये बात सुन ली, कान में गई, तो जा करके इधर पे घर कर गई। गुरुजी ने मेरे लिए कहा है, मैंने बात, गुरुजी ने मुझे टोका है, अब मुझे इसको ठीक करना है। ठीक करने पर धीरे धीरे दिमाग में आई। आचार्य जी ने देखा एक बार ऐसा पलट करके भी, मैं थोड़ा सीरियस दिख रहा था। आचार्य जी बोले कि कांटा सही जगह तीर लग गया है, ये तो सही हुआ अभी, लेकिन और कुछ बचा है। तो गुरुजी कहते हैं कुछ लोग अस्तित्व को बनाने में लगे हैं, कुछ लोग अस्तित्व को मिटाने में लगे हैं, कुछ लोग अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। 3 स्थितियां एक घर में मिलेगी, 3 प्रकृति के लोग आपको एक घर में मिलेंगे। दूसरा शब्द गुरुजी कहते हैं कुछ लोग अस्तित्व की चिंता से तो मुक्त हैं, लेकिन वे अपने व्यक्तित्व को बनाने में लगे। आपका बच्चा अस्तित्व बचाने की कवायद में है, मिटाने की कवायद में है, कि उसका कुछ पर्सनल इंप्रेशन भी है फैमिली के अंदर। आपके फैमिली मेंबर्स के अंदर कोई पर्सनल इंप्रेशन है क्या कि हमारे घर के अंदर हमारे छोटे भैया को इज्जत कुछ खास मिलती है? क्यों मिलती है? क्योंकि हमारा एक व्यक्तित्व भी है। फैमिली मेंबर्स के अंदर भी पारिवारिक परिस्थितियों में, परिवार के बीच में भी झूठ नहीं बोलने की आदत, पैसा नहीं उठाने की आदत, जल्दी से घर के अंदर सोने की, जल्दी उठने की और अपने आप को व्यवस्थित रखने की आदत भी एक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। घर के अंदर छोटी बहन थी, उसको किसी बात की कमी नहीं थी, उसके पास कभी 1 रुपए नहीं मिला। पापा के पास आती, पापा से कहती 500 रुपए दे दो, पापा से 500 मांगे, 500 रुपए पापा ने दे दिए। उसके बाद 500 रुपए का उसको जो सामान खरीदना था खरीद लिया, लौट करके आई, मान लो 110 रुपए, 115 रुपए, 112 रुपए, 12.5 रुपए भी बचा तो पिताजी के हाथ में वापस कर दिए, ये पैसे वापस रख लो। पिताजी ने कहा कि तुम ही रख लो, हम क्या करेंगे पैसे का, आप ही रख लो, हमारे किसी काम का नहीं है, हमको जितनी ज़रूरत थी उतना हमने ले लिया। उसके बाद हम एक्सेस मनी को अपनी तिजोरी में सेफ नहीं रखेंगे, हमें जब जरूरत पड़ेगी आपसे मांग लेंगे। छोटी सी बात ने एक व्यक्तित्व का निर्माण किया। उस व्यक्तित्व के निर्माण के बाद आज वो जहां भी है, हो सकता है उसकी वैसी आदत आज भी हो। ये क्या है? व्यक्तित्व का निर्माण है। आदमी, कुछ लोग अपने व्यक्तित्व के निर्माण में लगे हैं, कुछ व्यक्तित्व को मिटाने में लगे हैं। घर के अंदर भी कल तो ईमानदार थे, लेकिन जब बड़ा लॉस की बात आई तो हमने अपने ही छोटे भाई का गला काट दिया। फिर क्या था, कल तक तो ये बहुत ऊंचे थे, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी की बात आती है और साइन और सिग्नेचर की बात आती है, वैसे ही शांत दिखने वाले भैया तू तड़ाक में और बड़ी बड़ी गालियों में आ जाते हैं। हब तू ऐसा समझता है, तू क्या समझता है, तू नहीं किया है, तेरा है क्या इस घर में, तूने किया ही क्या इस घर में। घर वाले बोलते हैं
जब तक संपत्ति की बात नहीं करो तब तक तो इनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, जैसे ही प्रॉपर्टी अपने फेवर में लेने की बात करो वैसे ही इनको भूत व्यंतर चढ़ जाते हैं। शांत दिखने वाला व्यक्ति तू तड़ाक में आ जाता है। आप भी ऐसे व्यक्तित्व वाले तो होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप अरे महाराज घर में रहना है तो ये सब तो करना ही पड़ता है। इसका मतलब है आपने अपने घर के अंदर अभी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया। घर के अंदर कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व के निर्माण वाले लोग थे। एक मित्र था, साथ में रहता था, दुनिया भर के पाप कामों में साथ में घूमता था लेकिन साथ नहीं देता था। साथ में तो है लेकिन पाप में साथ नहीं है। एक बार वो किसी केस में फंस गया। किसी ने कहा कि वो शराब पीता है। 100 लोगों ने गवाही दी, दुनिया में कोई भी लड़का शराब पी सकता है, वो लड़का शराब नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसके व्यक्तित्व में शराब है ही नहीं। आपके परिवार के जो बच्चे हैं, आप हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदारों में कोई भी हैं जो आपसे रिलेटेड है, ये कौन सी कैटेगरी का जीव है? उस कैटेगरी वाले लोग हैं जो अस्तित्व को बचाने में लगे हैं, मिटाने में लगे हैं या फिर बनाने में लगे हैं। पहला शब्द अस्तित्व के साथ लीजिएगा, दूसरा शब्द व्यक्तित्व के साथ लीजिएगा। आपके फैमिली पर्सन्स में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो अपने घर के अंदर अपना व्यक्तित्व मिटाने में लगा है? हो सकता है उस व्यक्तित्व को मिटाने के पीछे आपका थोड़ा सा इग्नोरेंस काम कर रहा हो। कल तक तो नहीं करते थे, आज हमारा लड़का गुटखा खाने लगा। क्यों भाई? अपने घर में तो गुटखा नहीं खाया जा सकता था, खाते नहीं थे हमारे यहाँ। खा रहे हैं हम, तुमसे जो करते बने सो कर लो। ये क्या है? लड़का अपने व्यक्तित्व को मिटाने में लगा है। लड़का, माता पिता रात में बोल रहे हैं बेटा जल्दी आ जाना, लेकिन बच्चा रात को 1:30-2 बजे से पहले घर के अंदर नहीं आ रहा। लड़का अपने व्यक्तित्व को मिटाने में लगा है। कारण बस एक है, बहुत छोटा सा कारण है, ध्यान रखिएगा। माता पिता ने बढ़ती उम्र के साथ बच्चों को जबरदस्त लक्ष्य नहीं दिया। एक अच्छा टारगेट दिया होता बच्चे को, तो बच्चे को जितना ऊंचा लक्ष्य मिलता है बच्चे के पास उतनी अच्छी ऊर्जा जनरेट होती है। आपके बच्चे के अंदर ऊर्जा ही नहीं है अच्छा काम करने की, क्योंकि बच्चे के पास कोई लक्ष्य नहीं है। बच्चे के पास लक्ष्य नहीं है तो बच्चा फ्री लाइफ जी रहा है। सुबह 10:30 बजे उठेगा, कोई की लक्ष्य नहीं है। दोपहर में 1:30 बजे फिर सो जाएगा, क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं है। पैसे वाले घरों में इस तरीके की त्रासदियाँ सबसे ज़्यादा हैं। पैसे वाले के घरों में ब्राउन शुगर, ड्रग्स, स्मैक, इन सब की त्रासदियाँ उम्मीद से ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों को कोई लक्ष्य नहीं है। जो बेसिकली चीज़ें थी जिसके लिए आदमी मेहनत करता था, पैसा कमाना है, वो तो हमने कमा लिया। मकान बनाना है, हमने बना लिया। एसी लगाने थे, हमने लगा दिया। सब हम ही ने कर दिया। अब हमारा बच्चा क्या करेगा महाराज? बच्चे के लिए तो किया महाराज इतना सब, जिसके लिए किया उसकी दोनों टांगे तुमने करके तोड़ दी। बच्चे को सामर्थ्यवान बनाना था, आपने बच्चे को धनवान बना दिया। धनवान बनाने पर बच्चे आपके धन का दुरुपयोग नियम से करेंगे। दुनिया में जब भी किसी ने जुआ खेला, अपने बाप के पैसे से खेला, अपने पैसे से नहीं खेला। क्यों? बहुत मेहनत से कमाते हैं महाराज। एक बार मेहनत लगा करके पैसा कमाना सीख ले कोई व्यक्ति छोटी उम्र में, पता चले कि दिन भर किराना की दुकान में बैठो तब मुश्किल से 1,500 रुपये बचते हैं। फिर 2,000 का जुआ खेलने से पहले 100 बार सोचेगा। सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक दुकान में खोला हूँ, तब 1,500 रुपये बचा है, इसको जुआ में नहीं लगा सकता भैया, हमको नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि हमने उस लक्ष्य को, उस चरम को, उस टारगेट को देखा है। अपने बच्चों को एक जबरदस्त टारगेट जरूर दीजिए। किसी भी उम्र में आपका बच्चा है, अगर आपने अपने बच्चे को टारगेट नहीं दिया तो बच्चे इन टारगेटेड मिसाइल होंगे, कहीं भी जा करके फूट जाएंगे। हो सकता है जहां से निकल रही है वहीं पे फूट जाए। आपके घर का बच्चा आपके घर में ही फूट गया, फिर क्या होगा? आप भी फूटे होंगे कहीं ना कहीं। बचपन में आपने भी ये गलतियां की होंगी। गुरुजी रविवार की सभा में सबको संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते हुए कहते हैं, कुछ परिवार में, समाज में, संसार में 3 तरीके के लोग हैं। पहला, अस्तित्व को बचाने, बनाने और मिटाने वाले।
दूसरा व्यक्तित्व को बनाने, बचाने और मिटाने वाले। आप किस में आते हैं? आपने अपना व्यक्तित्व कौन सा बचा के रखा? कुछ व्यक्तित्व में कुछ तो ऐसा इंप्रेशन होगा महाराज, कोई आपकी आंख मूंद करके किसी बात में तो लोग आपके विश्वास करते होंगे, कोई ईमानदारी, कोई सद्गुण ऐसा होगा जिसमें समाज के लोग बोलते होंगे कि ये ऐसा कर ही नहीं सकता। ये क्या है? हमने अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप करी है, हमने एक व्यक्तित्व को बनाया है। रात्रि भोजन ये नहीं कर सकते, क्यों? हमारे व्यक्तित्व में है। मंदिर की पूजा हमारे व्यक्तित्व में है, हम जाते हैं श्रद्धा के साथ, रोज करते हैं। प्रथम अभिषेक हमारे व्यक्तित्व में है। महाराज आए तो आहार दान देना हमारे व्यक्तित्व में है। सामाजिक सेवा में कोई विकल्प बनता है तो सबसे पहले दान लिखाना हमारे व्यक्तित्व में है। पहले घर के अंदर आते थे दान मांगने वाले, तो सबसे पहले नगर सेठ के पास जाता था। नगर सेठ ने अगर 1100 रुपये लिख दिए, अब इसके बाद उसकी जितनी भी इनकम होनी है वो 1100 से कम की ही होनी है। उनने 1100 लिखा, दूसरे ने 500 दिया, एक ने 250 दिया। जैसे 250 दिए तो सामने वाले ने 151 दे दिए। 151 की लाइन हो गई, तो अब फिर 100 पे आए, फिर 50 पे, फिर 21 पे। वो सामने वाले से कहता है, भैया कृपा करो, शुरुआत 1 लाख से करो। 1 लाख से शुरुआत करने पर क्या होगा? इसका भी कमाल है। मैं अभी जबलपुर में था, 2019 की बात है, और 2019 की बात में एक नगर सेठ आए। उनका नाम था नगर सेठ, बस नगर सेठ कहलाते थे। कंजूस थे एक नंबर के, कभी उनके जेब से कुछ पैसा वैसा नहीं निकला। हमने उनको पास में बुलाया, हमने कहा लखीम कक्का जी इधर आइए। वो आ गए। नाम काल्पनिक है, सही बोल देंगे तो सब पकड़ लेंगे। तो लखीम कक्का जी को बुलाया, हमने कहा काम करो, ये बच्चे लोग काम कर रहे हैं, तुम सिर्फ 5 लाख रुपए के दान की नाम की घोषणा करो कि लखीम कक्का ने 5 लाख रुपए दान दिए। देना नहीं है, पैसा तुमसे चाहिए भी नहीं है। क्या करना है? सिर्फ तुम इतनी घोषणा करो कि हमने 5 लाख दान दिए। तो सामने वाला बोलता है, क्या हुई है ऐसो करवे से? हमने उससे कहा बस तुम इतनी घोषणा करो कि हमने दान दिया 5 लाख रुपए का, उसके बाद क्या होगा ये बाद में बताएंगे। तो बोलते हैं महाराज बाद में फंसाएंगे तो नहीं, बाद में बोलेंगे तो नहीं कि 5 लाख रुपए तुमने बोले थे और दो। हमने कहा तुम्हारे लड़के की कसम, तुम दोनों एक साथ जाओ, अगर हम झूठ बोलें तो। हम तुमसे सिर्फ दान की घोषणा करा रहे हैं, तुमसे 1 रुपए नहीं मांगेंगे। उनने बहुत विचार किया, पहले उस व्यक्ति ने विचार करके उसने लिखवा दिया। बोले लिख लो महाराज, लेकिन तय मानियो हम 1 रुपए नहीं देंगे। हमने कहा 1 रुपए नहीं मांगूंगा तुमसे, तुम सिर्फ इतना लिखो कि हमने 5 लाख रुपए का दान दिया। लिखवा दें? हाँ लिखवा दो, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए चलेगा वो पन्ना। उसको लग रहा था कि कहीं हड़प लिया जाए, कोई टेक्निक तो नहीं है महाराज की, क्योंकि महाराज तो बहुत दिमागदार हैं, कोई विशेष दिमाग लगा रहे होंगे। हमने कहा कोई दिमाग नहीं लगा रहे, बस इतना संकल्प करो कि हमने 5 लाख रुपए दान दिए, इतना तुमको बोलना बस है, पैसा तुमसे चाहिए नहीं। कागज बना, कागज में सबसे ऊपर लिखा लखीम चंद जी सेठ के द्वारा 5 लाख रुपए का दान। अब जैसे ही किसी भी दुकान में गए और उनसे दान की घोषणा करी, लखीम सेठ ने 5 लाख, क्या बोल रहे हैं? बोले लिखा है ऊपर, सामने लिखा है। तो उसने लिखा अच्छा, जब वो 5 लाख दे सकता है तो हमारा 5 लाख भी तुम लिख लो। तो दूसरा जो दान मिला सबसे पहले 5 लाख का मिला। तीसरी दुकान में गए, बोले क्या कर रहे यार, 5-5 लाख रुपए के 2 दान हो गए। तो जो गए थे संयोजना बनाने, उनने कहा हाँ हो गया। बोले क्या? बोले हमारे भी 4 लाख लिख लो यार। तो सामने वाले ने, एक ने 4 लाख दिया, फिर 3 लाख दिया, फिर 2 लाख मिला, फिर 1 लाख मिला। अंतिम में जितनी रसीदें कटी सिर्फ 51,000 रुपए की कटी, और ऐसे ऐसे करीब 800 सदस्य बने 51,000 रुपए की रसीद वाले। 8 दिन तक वो नाम घूमता रहा। शुरुआत हुई, सेठ लखीम चंद ने 5 लाख की दान दी। लास्ट मोमेंट में जब पैसा इकट्ठा किया तो राशि निकली 6.25 करोड़ रुपए। 6.25 करोड़, 6.25 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद
जितने भी लोगों ने दान दिया सबने लखीमचंद सेठ को फोन किया, फोन करके बोला सेठ जी तुम्हारे दान के चक्कर में आज हमने 5 लाख दान कर दिए। सेठ मुस्कुरा रहा है। एक आदमी तो घर में रसगुल्ला लेके पहुंच गया, बोले खाओ। हमने वो पूछता है क्यों? बोले हमने सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसा कंजूस कभी दान देगा, लेकिन तुमने 5 लाख दान दिए। 8 दिन में उसको कम से कम 500 लोगों ने प्रशंसा के लिए फोन किया। प्रशंसा के 500 फोन जाने के बाद उसका मन पलटा। फिर आकर के वो हमारे पास आके कहता है महाराज वैसे तो हमने कभी दान दिया नहीं, लेकिन आज हम 5 लाख का जरूर दान देते हैं। ये क्या हुआ? ये कमाल हुआ ऐसा कि कोई व्यक्ति को पता बस चल जाए कि लोग हमारे इस व्यक्तित्व को अपने दिमाग में बना के रखें, तो फिर उस व्यक्तित्व को बचाने के लिए कुछ लोग मेहनत करते हैं, कुछ लोग व्यक्तित्व को मिटाने के लिए मेहनत करते हैं, कुछ लोग व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए मेहनत करते हैं। आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों में आप सबका चेहरा पढ़िएगा। ये बेटी हमारे स्त्री पर्याय के अस्तित्व को मिटाने में लगी है। क्यों मिटाने में लगी है? माँ को सबसे बड़ा डर है लड़की की शादी करेंगे खाना बनाते नहीं बनता। बच्ची से क्या है, बेटा माँ है ना, तू क्यों कम मेहनत करेगी, माँ मेहनत करेगी। अच्छा जब शादी होगी तो दहेज में माँ भी दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ भी कहेगी माँ बेटा माँ है ना, तू तो अच्छे से अपने पति के साथ रहे, हम बनाएंगे नहीं। तो ये आपकी बच्ची अभी कंपटीशन एक किया था कहीं पर गांव में, रोटी बनाने की प्रतियोगिता। 7th क्लास तक की बच्चियों से एक कंपटीशन क्रिएट कराया। 7th क्लास की बच्चियों को जितनी भी गांव में बच्चियां थी सबको 8 दिन पहले घोषणा करी कि रोटी बनाओ प्रतियोगिता है, आपको सामने रोटी बनानी है। आपको 50-50 100-100 ग्राम आटा मिलेगा सबको, सारी बच्चियों को। सामने आपको आटा गूंथना है, सामने आपको रोटियां बेलनी है, सामने आपको रोटियां सेकनी है। और रोटी की खासियत है 3 उंगली से रोटी टूट जानी चाहिए। ये कंपटीशन क्रिएट किया 7th क्लास की बच्चियों के बीच में। उसमें करीब 200 बच्चियों ने भाग लिया 8 दिन की मेहनत में। आप विश्वास मानिए 140 से ऊपर बच्चियां ऐसी जबरदस्त निकली जिन्होंने 8 दिन के चक्कर में, इस कंपटीशन के चक्कर में रोटी बनाना सीख लिया। ये इस तरीके के कुछ ऐसे आयोजन हुए जिन आयोजनों से बच्चों के अंदर अपने स्वावलंबी जीवन की विकास की यात्राओं के लिए कुछ भावनाएं पैदा हुई। अब कंपटीशन क्रिएट किया, पहला इनाम ही रख दिया था 5100 रुपए का। लोग बोले 100 ग्राम का आटा भी उसका, गैस भी उसकी, जगह भी उसकी, अपने को तो सिर्फ बनाना बस है। इस चक्कर में बच्चियों ने घर के अंदर रोटी बनाना 8 दिन सुबह शाम दोपहर सीखा, सक्सेस हुई। एक बच्ची की रोटी ऐसी बनी जिसमें एक भी काला दाग नहीं था, चिटकी नहीं लगी थी, उसको पहला इनाम मिला। लाल लाल तक तो फुलाती है वो, उसको काला नहीं पड़ने दिया, एक चिटका नहीं, बिल्कुल वाइट साफ सुथरी रोटी बनी, गोरी सलोनी। उसको 2 उंगली से तोड़ा, 3 उंगली से रोटी के टुकड़े हो गए, लगाया मुंह में डाला, ना कहीं मोटी ना कहीं पतली, एक सी बराबर। आपने कभी सोचा इसका भी कंपटीशन हो सकता है? सोचा आपने? नहीं सोचा ना। आज इस कंपटीशन की जरूरत है कि मोहल्ले में, समाज में बेटियों से भोजन बनाते नहीं बनता तो ये रोटी बनाओ प्रतियोगिता आयोजित करिए, पनीर की सब्जी बनाओ प्रतियोगिता आयोजित करिए। एक सैटरडे ये, दूसरे सैटरडे ये, तीसरे सैटरडे ये। किटी पार्टी का जो पैसा कमाते हैं ना आप लोग, वो इसमें लगाइए। इसमें पैसा लगा करके वो पूरा पैसा बच्चियों के विकास में जाएगा, तो आपका नाम व्यक्तित्व को बचाने वालों में आएगा, और नहीं तो आपका नाम व्यक्तित्व को मिटाने वालों में आएगा। अब आपकी बच्ची भी है, उससे रोटी बनाते नहीं बनती, माँ मंदिर जाती है, पूजा करती भगवान। ऐसे घर में शादी हो जहाँ सिर्फ चौंका नहीं करना पड़े। हमारी लड़की 20 लाख 25 लाख 50 लाख कमा लेगी, लेकिन रोटी बना के नहीं खा सकती। विदेश टूर में जाएगी तो नॉन वेजिटेरियन होटल में सलाद खा के आ जाएगी, लेकिन अपने कमरे के अंदर, चूंकि उसको बनाते तो आता ही नहीं है, तो थोड़ा सा आटा लेकर के बना करके पति का पेट भर देती,
बस इतना ही नहीं आता महाराज। आप अपने बच्चे के व्यक्तित्व को मिटाने में लगे हैं, आप बनाने वालों में नहीं हैं, बचाने वालों में नहीं हैं। ऐसी माएँ माँ नहीं होकर के दुश्मन हैं अपने बच्चों की, जो अपने बच्चों को भोजन बनाना तक नहीं सिखाती। सबसे टफ कंपटीशन हो गया, चौके में काम कौन करेगा। जबकि 7th क्लास है, आप जाकर के प्रतिभा मंडल में प्रतिभा स्थली की बच्चियों को देखिएगा। 6वीं क्लास की बच्ची बहुत अच्छे से एक सब्जी, खिचड़ी, दाल, चावल और रोटी बनाना 6वीं क्लास के कोर्स में शामिल है। वहां से बच्ची आएगी, आपके घर के अंदर माता पिता को रोटी पूरी बना के खिला सकती है। यह भी शिक्षा के साथ साथ सहयोगी शिक्षाओं में प्रतिभा मंडल की बहनें सिखाती हैं। ये कमाल की चीज है। ये जो वास्तविक आवश्यकताएं वाली चीज है। व्यक्तित्व को कैसे बचाएंगे आप? अस्तित्व को बचाने वाले, व्यक्तित्व को बचाने वाले। तीसरा शब्द और गुरुजी ने कह दिया कि एक और समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जो अस्तित्व की चिंता से ऊपर उठ चुके होते हैं, व्यक्तित्व की चिंता से ऊपर उठ चुके होते हैं। वे अपने प्रभुत्व को बचाने में लगे रहते हैं। प्रभुत्व शक्ति क्या होती है? लीडिंगशिप। क्या महिला समाज की अध्यक्ष कौन है? ये है। अब उसको उस पद से उतार करके किसी और को बना दो तो प्रभुत्व को बचाने की कवायद। अध्यक्ष समाज को समाज के उससे उतार दो तो प्रभुत्व को बचाने की कवायद। क्लास में मॉनिटर है, अगर किसी नए मॉनिटर का काम होना हो तो वो इतना अच्छा काम करता है कि हम अपने प्रभुत्व को बचा करके रखें। प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल बनना नहीं चाहता क्योंकि हमारा प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं प्रभुत्व को बचाने में लगे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रभुत्व को मिटाने में लगे रहते हैं। अरे हो गया, मिट जाए सो मिट जाए। कल तक बहुत अच्छा था, IIT का इंजीनियर था, सब कुछ अच्छा था। किसी चीज़ में फ्लर्टिंग में धोखा खा गया, शराब, ड्रग्स, एल्कोहल। कबीर सिंह जैसी मूवी तो आपने भी देखी होगी, है ना। जो लोग लाइफस्टाइल में लव फेलियर्स होते हैं उनके लिए उन्होंने वही चीज़ सिखाई। अब अपने तुम अस्तित्व को, प्रभुत्व को मिटा लो। अब किसी ने धोखा दे दिया, हम शराब के नशे में डूब गए, हम सिगरेट में डूब गए, हम जुआ खेलने में डूब गए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, फकीरों टाइप के रहने लगे, बड़े बड़े टैटू गुदवा लिए, पड़े हैं, कोई देख ही नहीं रहा है। कल तक क्या था महाराज? कल तक तो महाराज एक नंबर लड़का था, IITian था, बाद में धोखा खा गया किसी चीज़ से, उसने अपने पूरे के पूरे प्रभुत्व को मिटा लिया। बहुत सारे लोग बाबा बन जाते हैं, क्या है? प्रभुत्व को मिटा लिया। तो प्रभुत्व को मिटाइए मत। आचार्य भगवत हम सबको समझा रहे थे। वो मेरा बाहर बैठ करके लोगों को उपदेश देना क्या हुआ, आचार्य महाराज जी ने उसके चक्कर में पूरा 1 घंटे का उपदेश दिया। अस्तित्व को बचाने वाले, अस्तित्व को मिटाने वाले, अस्तित्व को बनाने वाले। 3 में से आप कौन सी श्रेणी में आते हैं आप देख लीजिए। दूसरा, व्यक्तित्व को बनाने वाले, व्यक्तित्व को मिटाने वाले, व्यक्तित्व को बचाने वाले। गुरु महाराज होते हैं, वो व्यक्तित्व को बनाने वाले भी होते हैं और व्यक्तित्व को बचाने वाले भी होते हैं। वे दूसरे का व्यक्तित्व बचाते हैं और अपना व्यक्तित्व लगातार बनाए रखते हैं। देखिएगा गुरुदेव समय सागर जी महाराज को, हमारे गुरुदेव समय सागर जी महाराज, वे खुद अपने व्यक्तित्व को बना के रखते हैं। उनसे कितनी बार कहा गुरुदेव ऐसा कर लें, आचार्य जी कहते हैं जो आगम से विपरीत है वो तो मुझसे नहीं होगा, मैं उतनी ही प्रभावना कर पाऊंगा जितनी आगमोक्त है। आगम से बाहर की प्रभावना न गुरु महाराज ने मुझसे कहा है ना मुझे करना है। इस तरीके का उद्बोधन वो दे करके अपने व्यक्तित्व की लगातार रक्षा करते हैं। मुझे आगम से बाहर नहीं जाना, किसी चीज में आगम से बाहर नहीं जाना। व्यक्तित्व को बचाएंगे, खुद का भी, और उनकी इस चर्या से हम लोगों का व्यक्तित्व भी बचा रहता है। जब हमारे गुरु महाराज खुद ऐसा कह रहे हैं कि अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखिए, किसी भी परिस्थिति में आपका व्यक्तित्व धूमिल नहीं होना चाहिए। तो 9 प्रकार की जीवात्माएं हो गई ना, 3 प्रकार में 3 विकल्प और। पहला कौन सा? अस्तित्व को बचाने वालों में, मिटाने वालों में, बनाने वालों में। आप किस में शामिल हैं आप तय कर लीजिए। दूसरा, व्यक्तित्व को बनाने वालों में, व्यक्तित्व को मिटाने वालों में और व्यक्तित्व को बचाने वालों में। किसी दूसरे के व्यक्तित्व को बचाना भी एक जवाबदारी है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास सब है और हम
किसी के व्यक्तित्व को बचा सकते हैं तो उसमें भी एक जबरदस्त समर्पण करना पड़ता है। कितने सारे ब्रह्मचारी ऐसे हैं, कितने सारे त्यागी व्रती ऐसे हैं, कितने सारे आचार्य परमेष्ठी ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृति के भविष्य को, व्यक्तित्व को बचाए रखने के लिए लगातार पुरुषार्थ किया। लगातार आचार्य श्री जी ने मूक माटी लिखी, उनने उसका प्राकृत अनुवाद निकाला। प्राकृत अनुवाद निकाल करके क्या मिला भैया? प्राकृत अनुवाद निकाल करके कुछ कमाल तो हुआ होगा। सामने वाले को, जिसको कुछ नहीं आता, बोलता है कालाक्षर भैंस बराबर, हमारे किस काम की किताब। सामने वाला कह रहा है इससे भाषा के व्यक्तित्व को बचाए रखने की कवायद है साहित्य का लेखन। उसी मूक माटी को किसी ने संस्कृत में निकाला। संस्कृत में निकाल करके भी क्या किया? व्यक्तित्व को बचाने की कवायद है, बनाने की भी और बचाने की भी। आप उसको उठा करके देखना भी नहीं चाह रहे हैं, आप व्यक्तित्व को मिटाने में लगे। आप मंदिर में जाना नहीं चाह रहे हैं, आप व्यक्तित्व को मिटाने में लगे। व्यक्तित्व को बचाने वाले, व्यक्तित्व को बनाने वाले बहुत मेहनत करते बंधु, बहुत। आचार्य श्री जी ने संस्कृति का व्यक्तित्व सुरक्षित रखा है। ठंडी में अपनी जान की परवाह किए बिना कुंडलपुर और तिलवारा घाट जैसी जगहों पर जाकर के 2-2 महीने बैठे, जहां पर रात में जैसे सूर्य अस्त होता है, ठंडी के दिनों में कपकपी छूटती थी, वो रात भर पाटे में पड़े रहते थे एक चिंता के साथ, मुझे जिन संस्कृति के इस व्यक्तित्व को बचा के रखना है, इसके अस्तित्व को बचा के रखना है। इसलिए कोई महापुरुष मेहनत करते हैं, सबके बस की बात नहीं, सब कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये भार गिने चुने लोगों के सिर पर आता है। जिन लोगों को जवाबदारी मिलती है वे कुछ दैवी शक्ति वाले होते हैं। आपके लाइफस्टाइल में और साधु के लाइफस्टाइल में अंतर है। क्यों? इधर मुनियों के पास भी दैवी शक्तियां हैं, उन दैवी शक्तियों से वो व्यक्तित्व को बचाने की कवायद करते हैं। तीसरा शब्द है प्रभुत्व को लेकर के, प्रभुत्व को बनाने वाले, प्रभुत्व को मिटाने वाले और प्रभुत्व को बचाने वाले। किसी दूसरे के प्रभुत्व को बचाना भी, आपका पड़ोसी है, आपका भाई है, किसी मुसीबत में फंस गया, तुम्हारे पास जबरदस्त पैसा है, भैया आप ये पैसा ले लो, इज्जत बचाओ। वो देखिएगा अंबानी बंधुओं को, है ना, एक डाउनफॉल में चला गया, एक ऊपर चला गया। ऊपर जाने वाले ने छोटे को बचाने की लाख कोशिश करी है, बार बार उसको ताकत दी है, एनर्जी दी है, उठाया है, नहीं उठ पाया, उसके पाप पुण्य का खेल है। लेकिन प्रभुत्व को बचाने की कवायद, अपने ही परिवार में अपने बच्चे के प्रभुत्व को बचाने की कवायद। हाँ महाराज, हम अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बनने के बाद हमने सोचा प्रभुत्व को बचा के रखेंगे, अब हमारा लड़का अध्यक्ष बनेगा। वंशवाद शुरू कर दिया। अच्छा हुआ नरेंद्र भाई मोदी ने वंशवाद खत्म कर दिया, नहीं तो वंशवाद ही चल रहा है महाराज। उनका तो वंश ही नहीं है, सही बात है, उनके आगे पीछे कोई है नहीं, वे अकेले वन मैन आर्मी काम करते हैं। ऐसे ही कई बार प्रभुत्व को बचाने के चक्कर में पहले हमारे बाबूजी महाराज जी इस क्षेत्र के अध्यक्ष थे, फिर पिताजी ने संभाला, उसके बाद हम संभाल रहे हैं। दुनिया में अभी बागड़ तरफ होकर के आ रहा हूँ, कई परिवारों में सेठ संप्रदाय परंपराएं चलती हैं। इतनी सारी सेठ परंपराएं हैं, अब जाकर के देखो तो सेठ के पास दिमाग नहीं है, लेकिन सेठ का लड़का सेठ बनेगा। सेठ के पास ना कोई अब व्यक्तित्व बचा, ना सेठ के पास कोई प्रभुत्व बचा, ना सेठ का अब कोई अस्तित्व बचा। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ महाराज मंदिर में सेठ परंपरा चलती है। सेठ परंपरा, हमने पूछा पहली बार ये सेठ परंपरा क्या होती है, बोले इनके परदादा मंदिर के संचालक थे। हमने कहा उसके बाद इनके दादा बने, फिर इनके पिताजी बने। हमने कहा आज ये इसके संचालक हैं। हम कहा इसके बाद मंदिर में हुक्मदारी चलेगी इसके लड़के की। हमने कहा तुम्हारा लड़का गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, वो क्या मंदिर संभालेगा? बोले नहीं महाराज, हमारे यहाँ सेठ परंपरा है, चलेगी। अस्तित्व, प्रभुत्व और व्यक्तित्व से शून्य व्यक्ति क्या मंदिरों की रक्षा करेंगे? इसमें परिवर्तन तो लाजमी है, परिवर्तन होना चाहिए। अब वो कवायद भी होनी चाहिए जिसका वास्तविक प्रभुत्व जबरदस्त हो, जिसके पास अस्तित्व जिसका जबरदस्त हो, उसके हाथों में लीडिंग कैपेसिटी सौंपी जाए। तो उसको बस लीडर नहीं बनाना,
बाकी किसको लीडर बनाना? परंपरा चल रही है महाराज। ऐसे भी कई लोग हैं जो सिर्फ परंपरा का पोषक करते हैं, जिनकी विवेक शून्यता और इतनी रहती है, एक निर्णय लेने में सफल नहीं है, लेकिन अभी भी समाज के अध्यक्ष बन के बैठे हैं। और जिनके पास कैपेसिटी है वे बेचारे बंधे बैठे हैं। क्यों? कर तो सकते हैं, लेकिन समाज के ऐसे रूल्स और नियम है महाराज, इस रूल्स रेगुलेशंस में ऐसी जीवन चलने वाला है। इन 9 विकल्पों पर आप सभी महानुभाव बहुत अच्छे से चिंतन करिए और उसमें अपने परिवार के सदस्यों की भूमिका और अपनी भूमिका तय करिए। आप अस्तित्व, व्यक्तित्व और प्रभुत्व में बचाने, मिटाने और बनाने वालों में कहाँ पर शामिल हैं? आपका बच्चा कहाँ पर शामिल है? आपका बच्चा सुबह 10 बजे उठ रहा है, उसको बोलना तुम व्यक्तित्व को मिटाने वालों में शामिल हो, तुम अपने परिवार के अस्तित्व को भी मिटाने वालों में शामिल हो। सुबह 5 बजे के बाद मजाल है कि आंख ऐसी झपक जाए, हो नहीं रही। एक महानुभाव दिन के 10:30 बजे सुबह उठ नहीं रहे। क्यों नहीं उठ रहे? बड़े घर का लड़का है महाराज, क्या करेगा? एसी चलाएगा और सोता रहेगा। अगर आपका बच्चा इसमें शामिल है, बस एक अंतिम संवाद कहूँगा, इतना तय कर लीजिए कि जिस तरीके से तुम्हारा बच्चा फल फूल रहा है, जिस तरीके से तुम्हारा बच्चा रह रहा है, संवाद कर रहा है, बात कर रहा है, आज से 30 साल बाद, सिर्फ 30 साल बाद तय करो तुम्हारी संपत्ति का मालिक कौन होगा। आज जिस घर में आप रहते हैं, जिस मकान में आप रहते हैं, जिस दुकान में आप रहते हैं, बस इतना तय करो कि अगले 30 सालों में अगर इसी तरीके का कपूत आपके घर के अंदर पल रहा है और जिसको आपने इतनी ऊर्जा दी है। नीतिकारों ने क्या गजब की बात कही है, पूत सपूत तो का धन संचय, पल में लाख कमा लेगा। ये पूरी आपको लाइन नहीं आती होगी, पूरी लाइन कहती है पूत सपूत तो का धन संचय, पल में लाख कमा लेगा, और पूत कपूत तो का धन संचय, पल में लाख गवा देगा। तुम्हारा लड़का सपूत की श्रेणी में है कि कपूत की श्रेणी में? सपूत है महाराज। विश्वास है कि हमारे सामने बस सिर ऐसा ऐसा? नहीं महाराज, सपूत है। सपूत है तो हमको चेहरा दिखाए, कहाँ पे है तुम्हारा सपूत? हम भी तो देखें तुम्हारे सपूत को। नहीं, वो मंदिर नहीं आता, बाकी तो सपूत है। अच्छा, मंदिर नहीं आता, बाकी तो हमारा लड़का सपूत है महाराज। तो कभी कभार महावीर जयंती में आता हूँ। नहीं महाराज, वो महावीर जयंती में क्या ना, गर्मी बहुत रहती है तो निकल नहीं पाता, लेकिन भावना पूरी है उसकी मंदिर की। मंदिर आता नहीं लेकिन सपूत है। हमने कहा बहुत बढ़िया। और रात्रि भोजन तो नहीं करता होगा तुम्हारा? नहीं, रात्रि भोजन करता है लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का है, सपूत है महाराज। अच्छा, तुम्हारा लड़का अभिषेक कभी कभार किया? नहीं, वैसे तो कभी किया नहीं, लेकिन सपूत है। तुम्हारे लड़के में ना वो मंदिर आता है, ना रात्रि भोजन का त्याग है, ना वो किसी प्रकार के वेज नॉन वेज होटल में जाते हैं महाराज, लेकिन हमारा लड़का सपूत है। किस मामले में? नहीं, वेज ही खाता है, नॉन वेज होटल में नॉन वेज नहीं खाता, वेज खाता है। लड़का तुम्हारा सपूत है। वाह, गजब का सपूत है तुम्हारा लड़का। लड़का तुम्हारा, उससे बोलो कभी तुम्हारे लड़के ने कुएं का पानी पिया? नहीं, आरओ लगा है महाराज जी, फिल्टर, लेकिन लड़का हमारा सपूत है। वाह, तुम्हारा सपूत तो बहुत बढ़िया। ऐसा सपूत ना देखा हमने दुनिया में कि वो मंदिर आता नहीं, भगवान के पास जाता नहीं, साधु को आहार दान देता नहीं, मंदिर में अभिषेक करता नहीं, रात्रि भोजन छोड़ता नहीं, नॉनवेज होटल में जाना उसने छोड़ा नहीं, और तुम्हारे मुंह से निकल रहा हमारा लड़का सपूत है। काहे का सपूत है भैया? क्या है? तुम अपने लड़के की 5 खूबी बता दो, मान जाएंगे हम। 5 खूबी अपने लड़के की। महाराज, आप बिल्कुल सही और सटीक बात क्यों कह देते हैं? कह देते हैं क्योंकि प्रवचन दूर तक जाता है, दुनिया भर के लोग सुनते हैं। मैं बस वही कहना चाहता हूँ कि जिसके लिए इतनी मेहनत है, जिसके लिए इतनी कवायद है, जिसके लिए इतनी जोर मजारी है, अगर वो 2.5 पैक भी अगर लेने का आदी है ना बंधुओं, बैठे तो महाराज जवाब नहीं देता, बहुत सपूत है। बस महाराज, आपको कैसे पता चला कि वो पीता है? आपके सामने आया क्या? नहीं, हमारे सामने तो ऐसा बैठा रहता है जैसा आप बोले भाई साहब। हमने कहा ज़्यादा हिल रहा है, ये ज़्यादा हिल रहा है, इसका मतलब लड़का तुम्हारा सपूत नहीं है। सपूत की परिभाषाएं तय करो।
मद्य मांस मधु का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का त्यागी होगा, 5 उदंबर फल का त्यागी होगा। सपूत की शुरुआत यहां से होती है। अरे महाराज अब जमाना बहुत बदल गया, लेकिन हमारा लड़का तो सपूत है, तुम्हारा लड़का है ना। शराब वो पी रहा हो तो सपूत है, वो मांस खा रहा है तो सपूत है, वो अल्कोहल ले रहा हो, शहद खा रहा हो बढ़िया लगा करके, हम भी खाते हैं महाराज, शहद में तो कोई पाप नहीं है, उसके बाद भी सपूत है। वाह, ये तुम लोग अस्तित्व व्यक्तित्व और प्रबुद्ध की कीमत नहीं समझते। अस्तित्व व्यक्तित्व और प्रबुद्ध की कीमत समझ करके आगमुक्त जीवन जीने वाले लोग दुनिया में बहुत कम है। आपका लड़का क्या है आप तय करिए, और एक बात और तय करिए कि 30 साल बाद तुम्हारी संपत्ति का मालिक कौन होगा। आप कितने दिन तक टिकने वाले हैं, अपनी अपनी जिंदगी का एक खाका तो खींच लो भैया। 72 प्लस हो गया, जो 72 साल से ऊपर हो जाते हैं हम कहते हैं तुम्हारी किस्मत तेज। भगवान महावीर इस हुंडासर्पी काल में 72 साल नहीं रह पाए, तुम 72 साल से ज्यादा जी गए, भगवान महावीर से बड़े हो गए। कोई 73 का, कोई 75 का, कोई 78 का, कोई 80 का। जिनके पास प्रॉपर्टियां हैं, अकाउंट में पैसा आ रहा है लगातार, क्या पेंशन महाराज कितनी 90,000 रुपए है महाराज। अभी मिले हमको एक महानुभाव, शरीर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, बिल्कुल दुबले पतले मरे से। वो बोले महाराज शिक्षक हैं, हमने कहा बहुत बढ़िया। उसके बाद उनसे पूछा क्या है, 1,10,000 की पेंशन मिलती है महाराज। हमने कहा करते क्या हो, अभी तो बैंक में रखी है। फिर क्या करोगे, नाती की शादी होगी उसमें लगाना है। हमने कहा उसके पहले मर गए तो नाती लगा लेगा महाराज, लेकिन लगेगा नाती में, और किसी में कोई उम्मीद नहीं है महाराज, कहीं और पैसा लग जाए। आज से 30 साल बाद तुम्हारी संपत्ति का मालिक कौन होगा, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, क्रिश्चियन होगा, पारसी होगा, कौन होगा एक बार तय तो करो पहले। तुमने अपने लड़के को संस्कार दिए हैं बहुत अच्छे वाले, बहू जैन आई तो इस बात की उम्मीद है कि पैसा जैनियों के कुल में बना रहेगा। लेकिन अगर मान लो अजैन आ गई, तुम चल लिए ऊपर, तुम्हारे लड़के को हो गया हार्ट फेल, फिर वो जो पूरा पैसा है वो तो बहू के पास में होगा। फिर वो जो तुम्हारा मकान बना है उस संपत्ति का मालिक 30 साल के बाद कौन होगा। एक बार खुले दिमाग से यहाँ पे रखिएगा, और फिर लगे कि ये तो आपत्ति वाली बात दिखाई जा रही है तो फिर सही संयोजना बनाने की कोशिश करिए। आचार्य कहते हैं अन्न क्षेत्रे कतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। दुनिया में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई पाप हो गया हो, लग रहा हो संपत्ति 30 साल के बाद मालिकाना हक अगर हरी दीवार में हो जाए, लाल में हो जाए, पीली में हो जाए, काली या सफ़ेद दीवार वालों का हमारा घर हो जाए, इससे अच्छा धर्म क्षेत्रे भविष्यति। मैं अपनी संपत्ति अपने रहते रहते कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में समर्पित करता हूँ। जब तक मैं इस संसार में रहूँगा ये मकान मेरा है, मेरे मरने के बाद यह संपत्ति कुंडलपुर ट्रस्ट कमेटी को समर्पित है। यह संपत्ति आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समाधि केंद्र को समर्पित है। मरने के बाद, जिंदा में नहीं, जिंदा में तुमसे छूटेगी नहीं, मरने के बाद तुम उस घर में आओगे नहीं, आओगे भी तो क्या बन के आओगे। महाराज जब से पापा मरे हैं तब से ऊपर के दरवाजे की आवाज आती है, बोले तुम्हारे पापा बता रहे हैं कि बेटा यहां भी पैसा रखा है ना। इतना तो लिखो, इतना तो लिखो, इतनी तो कृपा करो अपनी संस्कार संस्कृति के ऊपर कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति में जो ये बड़ी प्रॉपर्टी थी इसका मालिक कोई धार्मिक क्षेत्र होगा। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है 30 साल के बाद मेरी संपत्ति अन्य मतों के पास जाए, इससे अच्छा मैं इस संपत्ति का दान धार्मिक क्षेत्रों में देता हूँ। इसका उपयोग धार्मिक संस्थानों में करते रहिएगा। वहाँ पर कोई खेती कर लेगा, वहाँ पर कोई स्कूल खुल जाएगा, कोई विद्यालय खुल जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई हथकरघा का केंद्र खुल जाएगा, कोई और सामाजिक संस्थाएं आकार ले लेंगी, कोई अनाथालय खुल जाएगा, संपत्तियाँ सुरक्षित रहेंगी। ये भी एक आपकी बहुत बड़ी जवाबदारी है। मरने से पहले आप अपने प्रबुद्ध अस्तित्व और व्यक्तित्व तीनों की सुरक्षा भी करिए और बचाने की कवायद करिए। शब्दों को विराम देता हूँ। समझता हूँ आप बहुत समझदार हैं, छोटी बातों में ज़्यादा समझने का हुनर आपको बहुत अच्छे से आता है। अपने हुनर का प्रयोग अपने लिए करिएगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।